भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म के मार्ग पर चली है, जो अत्याचार के मार्ग पर चल रही है, ये अंतिम कील साबित होगी। राह देखिए सूर्य की, होगा नया प्रभात, धर्म जूझने जा रहा है धर्म के साथ। 4 करोड़ रुपया विधायक निधि भीमताल के विधायक की सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। और लोग सड़क के लिए आप कर भवाली, अरे भाई तेरे पास 4 करोड़ रुपए पड़े थे, वो कोटानी भवाली वाले पर ही दे देता, अपने पास से बना देते, अपने पास से ही बना देता। वो पैसा सरकारी पैसा है, अरे वो क्या इनके किसी के घर का है क्या? वो जनता के टैक्स का पैसा है। टैक्स का पैसा। भाई तुम कोई अनोखे विधायक थोड़ी हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी विधायक निधि खर्च नहीं कर पा रहे हो। राज्य में जो 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी का सरकार का कार्यकाल रहा है, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार से घिरा हुआ रहा है। मुझे लगता है नेता और अधिकारी बेशर्म हो चुके हैं, इनको इनकी चमड़ी इतनी मोटी चुकी है, इनकी खाल उतारने की आवश्यकता है। जो भ्रष्ट लोग हैं, जगत गुरु शंकराचार्य ने इनके खिलाफ बोला तो उनको इन्होंने इलाज कर दिया, निपटा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आप सभी का आपकी गूंज पॉडकास्ट चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम अपने स्टूडियो में फिर से एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं जो कैसी शख्सियत है, जो इस उत्तराखंड की पीड़ा को बखूबी समझते हैं। और नेता तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ग्राउंड के नेता या सामाजिक नेता जिसे बोलते हैं कि समाज सेवा के भाव से नेतागिरी करना, ऐसे बहुत कम नेताओं से आप मिले होंगे। आज हम अपने स्टूडियो में ऐसे ही जमीन से जुड़े हुए नेता से पुनः आपको रूबरू करा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू जी, स्वागत है आपका। नमस्कार भाई, आपकी गूंज में पुनः धन्यवाद भाई साहब। पनेरू जी, आप पुनः हमारे स्टूडियो में आए हैं। हमारी जनता, हमारे पूरे उत्तराखंड के दर्शक जो पहाड़ की पीड़ा को लेकर के आपसे एक उम्मीद लगाते हैं, आज इस समय आप एक पहाड़ियों के लिए एक उम्मीद के रूप में है कि पहाड़ का नेता जिसे बोलते थे, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। आप निरंतर देख रहे हैं 2027 में होने में तो बहुत सारे नेता रात दिन अपने दावेदारी करने में लग गए, लेकिन ग्राउंड की जैसे एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग करता है, ऐसे ग्राउंड में जा करके कुछ ही नेता है जिनका उदाहरण लोग देते हैं। उनमें से आप एक हैं। अभी आप 2027 को लेकर के आप अपनी कांग्रेस को कहां पर देखते हैं, वो दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, राज्य में जो 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी का सरकार का कार्यकाल रहा है, वो भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार से घिरा हुआ रहा है। और लगातार एक से एक हड़तालें राज्य के लोगों ने झेली। वो प्रेमचंद अग्रवाल हो, वो गणेश जोशी हो, वो कुंवर पर्वत चैंपियन हो, वो हमारे माननीय भीमताल के विधायक जी हो। लोगों के पास अकुश संपत्ति आ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि भ्रष्टाचार का खात्मा करके राज्य में एक उम्मीदों की सरकार, जिस उम्मीद से राज्य बना था, उस सरकार का 2027 में मार्ग प्रशस्त हो। और तभी उत्तराखंड का हिमालय राज्य जो उत्तराखंड है, जो हमारा मस्तिष्क है, ये तभी शांत भी रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा, और लोगों के अंदर जो उम्मीद है वो तभी ठीक होंगी। इस सरकार का चेंज होना बहुत जरूरी है। 2022 की बात करें, उस समय भी एक बार लग रहा था कि जो है कांग्रेस आने के पूरे चांस है। वहां पर कुछ जो भी आपकी पार्टी से, आपके नेताओं से, आपके पार्टी के नेताओं से, वरिष्ठ जो नेता है उनसे कुछ कहीं ना कहीं गलतियां हुई होंगी। क्या इस बार वो पुनः टिकट वितरण में वही गलतियां होंगी जो 2022 में हुई थी, या धन बल का जो होता है कि पैसे के दम पे टिकट लाना? क्योंकि आप तो, मुझे लगता नहीं कि बहुत धन बन वाले हैं। आप तो जो है वो देखते हैं रोज आए दिन अपनी इस ग्राउंड पे जो वर्किंग है उसमें ही खर्च कर दे रहे हैं। नहीं, अब ये पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व जो प्रदेश स्तर का है, राष्ट्रीय स्तर का है, वो लोग बखूबी जानते हैं और सब ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं। कई बार क्या होता है कि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी छल प्रपंच, जो भारतीय जनता पार्टी का जो तुष्टीकरण की नीति जो उन्होंने अपनाई, उसके कारण हम 2022 के चुनाव में विफल हुए। लेकिन वर्तमान में हमारी पार्टी के लोग, मुझे लगता है, बड़ी होशियारी से कदम रख रहे हैं और जनता त्रस्त है। और जहां मैंने देखा कि जनता अगर त्रस्त होती है तो फिर निश्चित रूप से आपका मार्ग विजय की ओर प्रशस्त होता है, और उसी ओर मुझे लगता है कि पार्टी भी काम कर रही है। लेकिन ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हरीश पनेरू 2022 के बाद या उससे पहले
ये आज भी लगातार संघर्ष की दौड़ में है। हम ये तो पार्टी का प्रश्न है, क्योंकि मैं पार्टी का नेता हूं और पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूं, या जो भी आप कह लें। हमने संघर्ष किया पार्टी के लिए और आज भी कर रहे हैं, लेकिन लगातार हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं जब दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप हरीश पनेरू के इतिहास को जानते हैं। हमने कभी भी दलगत राजनीति की भावना से नहीं कि पार्टी अगर गलत कर देगी तो हरीश पनेरू खामोश रहेगा। जो भी हम आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो भी मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा है, चाहे वो सड़क का मुद्दा है, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, चाहे वो लोकायुक्त का मामला है, इन मुद्दों पर कल को कांग्रेस की सरकार आएगी तो हरीश पनेरू इसी तरह से उन कामों को करवाएगा, और नहीं कराएगा तो संघर्ष तब भी जारी रहेगा। पनेरू जी, आप दर्जा राज्य मंत्री भी रहे हैं और राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं। आज की डेट में बात करें, ज्यादा समय तो नहीं बचा, चुनावी वर्ष शुरू हो ही गया है। मेरा कल ही जाना हुआ इत्तेफाक से आप ही की बेल्ट में, आपकी विधानसभा कह लें, रोडों की जो हालत है, खुटानी से लेकर के आप ऊपर जो बाईपास है, पूरा जो पदमपुरी वाली रोड है, जैसे कहते हैं ना, रोड में गड्ढे गड्ढे में रोड थी। क्या आपके वर्तमान में जो भीमताल के विधायक हैं, क्या उनको वो गड्ढे नहीं दिखते? एक चीज मैंने नोट करी, पूरा खुटानी से लेके कनारा तक मैं गया, पूरी रोड पे नेताओं के 2027 के होर्डिंग थे, सिर्फ आपको छोड़ करके। वो किसी न किसी माध्यम से बधाई देते हुए या कैसे भी, क्या होर्डिंग तक ही ये राजनीतिक रह गई है? देखिए, ये भीमताल का दुर्भाग्य कहिए। भीमताल भ्रष्टाचार के आखंड में छल प्रपंच के कारण उसको फंसा लिया मकड़ जाल में। लेकिन विगत 4 सालों में जो हमने संघर्ष किया और रोडों पर जो भ्रष्टाचार हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि लोग पैसे कमाने में लगे, वहां कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। लोगों ने हवेलियां बना ली, लोगों ने होटल बना लिए, लोगों ने प्लॉट खरीद लिए, लोगों ने मकान बना लिए। लोगों का ध्यान इस ओर था और हमारा ध्यान इस ओर था, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करना। आज इतने संघर्ष के बाद भी हम एक भी सड़क पर, मैंने कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत जी को एक सड़क का दिया लिख के, वो मेरे पे चिट्ठी आज भी है, उस पर जांच नहीं हुई। जो जांच के लिए कहते हैं और सामने फिर जांच नहीं कराते हैं, तो पूरा भ्रष्टाचार। यहाँ तो कहते हैं दाल में नमक, यहाँ तो पूरी दालें काली है और सारा भ्रष्टाचार। आप जिस सड़क की बात कर रहे हो, सड़क पर मैंने गड्ढे में बैठ के धरना दिया था, और विधायक जी मुझे लगता है कि 10 सालों में सिर्फ यही कहते हैं कि हर बार पोस्ट में ये देते हैं कि मैंने ये सड़क स्वीकृत करा दी। आज मैं मुख्यमंत्री से मिला, 10 साल बीत गए, न वो मुख्यमंत्री की घोषणा पूरी हुई, न वो सड़क बनी। आपके सामने ये हड़ा खान वाली सड़क है, काठगोदाम से ऊपर को, ये सड़क कब से सुन रहे हैं? आज 3 साल से ज्यादा का समय हो गया, ये सड़क को ठीक नहीं कर पाए। वंदना सिंह चली गई डीएम में, उनसे कितनी बार मिला, कितने उससे पहले जो डीएम आए उनसे मिले थे, और अब के जो डीएम आए। पनेरू जी, हर काम के लिए धरना ही अब रह गया क्या समाधान? नहीं, ये खुद मुझे नहीं लगता नेताओं को, मुझे लगता है नेता और अधिकारी बेशर्म हो चुके हैं। इनको, इनकी चमड़ी इतनी मोटी चुकी है, इनकी खाल उतारने की आवश्यकता है। जो भ्रष्ट लोग हैं, मैं बक्खल कहते हैं, एक बक्खल इनके जब तक नहीं उतरेंगे, मुझे लगता है। आप आंदोलनकारी भी रहे, आपको पीड़ा नहीं होती देख के? मतलब होता है कि यार ये किसके लिए उत्तराखंड बना है? नहीं, मैं पीड़ा का, मैं वही तो बता रहा हूँ, इनके बक्खल उतारने, नहीं तो ऐसी भाषा का उपयोग मेरे को शोभा नहीं देता। हम अब 50 साल के हो गए और मैं ऐसी भाषा का उपयोग करूं, क्या है कि इस टाइम निम्न स्तर पर लोग चले गए। उत्तराखंड राज्य की जो परिकल्पना थी, लोगों की बेशर्मी, बेहया, भ्रष्टाचार, सब उनका सिर्फ एक ही मकसद है, पैसा कमाओ और डकारो। बस उनको आम जन से कोई मतलब नहीं। कोई मर रहा है, गाड़ी गिर गई, अभी तीसरा एक्सीडेंट पटरानी रूट पे हो गया, पिछले साल हुआ, अभी एक कल ही रात हुआ, एक उससे पहले हुआ, इसी तरह पतलोट हुआ, इसी तरह छिड़ाकान हुआ। अनगिनत लोग, 50 से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं की वजह से तो अभी हल्द्वानी हाल में अभी एक ही महीने में एक ही रोड पे 2 लोग मर गए। मैं ये कह रहा हूँ कि अधिकारी, आप कर रहे हो धरना, मैं कह रहा हूँ ये इतने बेशर्म हो चुके हैं। जो मैं काली शाही लेके जाता हूँ, कई बार मुझे लगता है क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य ने इनके खिलाफ बोला, तो उनको इन्होंने इलाज कर दिया, निपटा दिया। अब क्योंकि वो शंकराचार्य है, ये सनातन धर्म का अपमान है, ये अपने को हिंदू कहते हैं। एक शंकराचार्य को आपने इस तरह से छल प्रपंच में फंसा दिया। ये हरीश पनेरू के खिलाफ भी लगातार लगे हुए, मोटी खाल वाले जितने हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा इष्ट और आप जैसे भाई और देवतुल्य जनता का आशीर्वाद जब तक मेरे साथ है, मेरा बाल बांका नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि हम फूक फूक के कदम रख रहे हैं, फूक फूक के हर कदम पर मुझे पता है ये तिल का ताड़ बनाने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। तो इसलिए भगवान का आशीर्वाद जब तक है, और जब इनके छल प्रपंच में फंस भी जाएंगे
तब भी हमारी ताकत पनेरू जी, एक बात डबल चाहूंगा। ओवर। हाँ, जब आपकी सरकार थी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, मैं उस समय भी नोट करता था, और अब तो नोट करते ही हैं क्योंकि 10 साल से एक ही सरकार है। उस समय भी घोषणाएं कई हजार करोड़ रुपए की होती थी। जब भी मुख्यमंत्री का विजिट होता है तो वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं लोकार्पण फलाना जी, 3,000 करोड़, 1,000, मतलब सुनने में तो करोड़ों रुपए लगता है। वो पैसा जाता कहाँ है, वो काम होते कहाँ है, ना तो जनता पूछती है, लोग भूल भाल जाते हैं। कोई घोषणाएं होती हैं, अभी भी वही सेम कहानी है। तो इतना पैसा अगर आता है, मैं कह रहा हूं उसका 20% भी लग जाए, वो जो घोषणाएं आपके रावत जी की सरकार के टाइम हुई थी और ये 10 साल में हुई है, मैं 20% पैसा ही कह रहा हूं। तो ये क्या घोषणाओं तक सीमित रह गया ये प्रदेश? नहीं देखिए, राज्य में जब मुख्यमंत्री कोई भी बनता है तो घोषणा करता है, ये मुख्यमंत्री का विवेक है। रावत जी ने जितनी घोषणाएं करी, तीलू रौतेली करी, या डंगरिया जगरिया करी, या अन्य सड़कों का लोकार्पण किया, तो उन्होंने जो कहा लगभग मेरी जितनी संज्ञान में है उनको पूरा किया। ये पहले मुख्यमंत्री धामी जी ऐसे हैं, क्योंकि इससे पहले भी भाजपा के रहे, जिनकी घोषणाएं, जिनके विधायक जी में विशेष तौर से वो कहते हैं मुख्यमंत्री ने ये कर दिया और मुझे नया एक भी काम, कहीं एक पत्थर आप बता दो कि नया अमगनी चीज पे नया हॉस्पिटल बन गया, नई फैक्ट्री खुल गई, नया ITI खुल गया, नया पॉलिटेक्निक खुल गया, नया जो है और MBBS का कॉलेज खुल गया। 5 सालों में धामी जी की सरकार में एक भी काम नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर का हम कब से खुला, वो नारायण दत्त तिवारी जी ने उसमें 2003 में या 2004 में उसका शिलान्यास किया था, और वो तब से वो मेडिकल कॉलेज चालू नहीं हो पा रहा। ऐसी अल्मोड़ा का हाल है, ऐसी श्रीनगर का हाल है, ऐसी हल्द्वानी सुशीला तिवाड़ी में देख लो क्या अव्यवस्थाएं हैं। लोग, कल मैं देख रहा 6,000 कुछ मौत का आंकड़ा बता रहा है कि उसमें अभी मैं एक बच्ची को भर्ती करा के आ रहा हूँ, न्यूरो सर्जन नहीं, हमारे पीडियाटिक छोटे बच्चों का ऑपरेशन होता है दिमाग का, उसके लिए मैं अभी बरेली को एक राममूर्ति को रेफर गया। तो ये रेफर सेंटर है, नेता लूटने में लगे हुए हैं। अभी भगवान जाने कि रावण राज कब तक चलेगा। मुझे लगता है कि इनका अंत बहुत बुरा होगा। एक मैंने जो एक बात पूछनी थी, विपक्ष का जो एक काम होता है और विपक्ष से जो उम्मीद होती है जनता को, इसीलिए हमारे लोकतंत्र में एक बड़ी अच्छी बात है कि इसकी वैल्यू होती है नेता प्रतिपक्ष की, चाहे वो आपके राष्ट्रीय नेता प्रतिपक्ष हैं या आपके हमारे उत्तराखंड के जो नेता प्रतिपक्ष है। अब फिर 8 तारीख से आपका विधानसभा सत्र आ रहा है। क्या गैरसैंण इस बार भी पिकनिक स्पॉट बनेगा, या कुछ वहां समाधान निकलेगा, या गैरसैंण हर बार की तरह बस साल में 1 दिन 3 दिन के लिए जाइए, पिकनिक स्पॉट नहीं आई जाइए? कब बनेगी गैरसैंण स्थायी राजधानी, या सिर्फ कल्पना होकर रहेगी? नहीं, ये बिल्कुल आपका प्रश्न वाजिब है। और जहां तक नेता प्रतिपक्ष का सवाल है या कांग्रेस के विधायकों का सवाल है, आपको याद होगा पिछली बार गैरसैंण में लोगों ने विधानसभा के अंदर सो के रात गुजारी, तो इससे बड़ा संघर्ष नहीं है। लेकिन ये निकम्मे राक्षस लोग हैं सत्ता में बैठे हुए, ये कितना सुनेंगे? जिसको शर्म होती है, उसमें शास्त्र में लिखा गया है कि हम बड़े आदमी के लिए उसकी मुर्दाबाद ही लगना उसकी मौत के समान है। तो इनकी मुर्दाबाद लगने के बाद इनकी ये तब भी नहीं चेतते। तो मुझे ऐसा लगता नहीं, अत्याचारी लोग हैं, इनका शासन कब तक चलेगा? क्योंकि ये जीरो को हीरो बना दे, हीरो को जीरो बना दे। पनेरू जी, लावा एक मुझे याद आ गया, लावा भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा, सच को झूठ लिख दो, झूठ को सच लिख दो, सरकार भी तुम्हारी। तो ये इनके सामने किसी का कुछ कहना नहीं। कुछ आप जैसे विचित्र प्राणी हैं या कुछ हम जैसे 2-4 लोग जो बचे हैं, जो इनके खिलाफ बोलने की वो रख रहे हैं, हिम्मत रख रहे हैं। और मुझे लगता है कि बाकी लोगों की तो लोग जवाब दे चुके हैं कि अब भगवान भरोसे उन्होंने छोड़े, क्योंकि लोगों ने बोलना, आप एक बेटी हमारी ओखलकांडा से पोखरी से आई, उसके दिन दहाड़े मंडी जैसे उसमें और किसी की सरकार होती अब तक कपड़े फट जाते। आप समझ नहीं रहे, इन्होंने पूरे पुलिस तंत्र को लगा के उसका वो मर्डर हुआ, उस मर्डर में सारे नशे के अड्डे, अब तक कितने लोग जेल चले जाने से थे। एक बेटी रोजगार के लिए आई, उसका मर्डर हो गया वहां पत्थरों से कुचल कर, और उस बेटी के नशे के अड्डों का अब तक पता नहीं उसमें कौन लोग संलिप्त थे, कोई पता नहीं। 2 लोगों को फॉर्मेलिटी करके 2-3 लोगों को जेल भेज दिया, बात खत्म। अरे भाई, चोर को क्यों पकड़ रहे हो? चोर की माँ को भी पकड़ो, जहां से चोरी पनप रही, जहां से नशा आ रहा है, ये कौन पन पा रहा है? ये सरकार बन पा रही, ये पुलिस बन पा रही। तो इस पर सवाल होना चाहिए। लेकिन जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी उस जिले में, कभी इस जिले में, कभी उस जिले में, वो कुछ गिने चुने टाइप के लोग हैं, और वही जो है उन कुर्सियों में अदला बदली करके आ जाते हैं। जी, वरिष्ठ राज आंदोलनकारी है, क्या इस बार गैरसैंण में ऐसा नहीं हो सकता कि जितने राज आंदोलनकारी हैं
नेताओं से तब उम्मीद मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हम उम्मीद लगा दें, क्योंकि सिर्फ विरोध के अलावा कुछ मुझे प्रैक्टिकल दिखता नहीं। क्योंकि ये राज्य बना था, राज्य आंदोलनकारियों को इसलिए वरीयता दी जाती है कि उनकी वजह से, उनके संघर्ष की वजह से उत्तराखंड की नींव रखी थी। क्या इस बार सारे राज्य आंदोलन ये कह दे कि हम वहां पर जो है जाके धरना देंगे? कैसे नहीं बनेगी गैरसैंण राजधानी? नहीं, ये प्रश्न बहुत अच्छा है और राज्य आंदोलनकारियों को हिम्मत भी है। राज्य आंदोलनकारी भी जो है राजनीतिक दलों की कठपुतली बन गए। कोई किसी दल में है, कोई किसी दल में है। हमारे अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि संघर्ष की भावना कम हो गई है और यही कारण है कि राजनीतिक दलों ने उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के पैर पसार लिए। राज्य आंदोलनकारी जिस दिन एक छत के नीचे, एक छतरी के नीचे, एक संकल्प के साथ जिस राज्य की अवधारणा के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, उसमें से अगर 50% भी इकट्ठे होकर लड़ाई को लड़े, गैरसैंण क्या यहाँ कुछ भी हो सकता है। अभी भी उनके अंदर वो जेन बह रहा है। लेकिन उनकी बनाया था और बचाना है। हाँ, ऐसा एक नारा दिया था, किसी ने दिया था। नहीं, उस समय बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब राजनीतिक दलों की कठपुतली बन गई। अब हरीश पनेरू जैसे 2, 4, 10, 20, 50 लोग हैं तो उनसे कुछ होने वाला नहीं। उनको भी छल प्रपंच से किसी को परिवार चलाना है, किसी को अपना काम करना है, किसी को रोजी रोटी करनी है। अब हमारे जैसे एक आध लोग हैं जो फकीर बने फिर रहे हैं, अब वो कब तक बनेंगे ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि इम्तिहान की एक वो समय होती है। अब मैं फिलहाल, आप मुझसे इतने बड़े क्वेश्चन पूछते हो। पहले के नेता कहते थे कि लड़का अच्छा है, इसको नेतागिरी में डालो भाई, ये समाज की सेवा करो। आज की तारीख में होता है कि ये लड़का अच्छा है, ज्यादा संघर्ष वाला, इसको यही खत्म कर दो। तो ये एक बड़ी पीड़ा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूं पनेरू जी, आप भी हिंदू हैं, जाहिर सी बात है, पनेरू है। क्या जो हिंदू सम्मेलन कर रही है भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस कह दीजिए, उसकी स्थापना दिवस पे हो रहा है, क्या उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वही जा रहे हैं? हिंदू तो कांग्रेसी भी हैं, बसपा वाले भी हैं, सपा वाले भी हैं। क्या सभी को निमंत्रण नहीं देना चाहिए? वाकई में अगर हिंदू सम्मेलन हो रहा है, क्या सिर्फ बीजेपी वाले ही हिंदू बन के रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है और इन 5 सालों में तो इनका इतिहास निम्न स्तर पर गया। अटल जी के टाइम पे बहुत सिद्धांतों की भाजपा थी। और जहां तक हिंदू का आपने प्रश्न पूछा, हिंदू भारतीय जनता पार्टी वाले हैं कहाँ? हमारे यहाँ एक वो विधायक जी की मम्मी एक्सपायर हुई, दुख लगा और हम भी उस दुख में गए। और एक दिन हमारे पास भी माँ है तो हमारी माँ भी जाएगी, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। ये शाश्वत सत्य, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मुझे मन में ये पीड़ा है कि जो हिंदू सबसे बड़े अपने को कहते हैं, राम भक्त कहते हैं, हमारा शास्त्र क्या कहता है? धर्मशास्त्र, हिंदू का शास्त्र क्या कहता है? हिंदू शास्त्र ये कहता है जो कोड़े में बैठ गया, जिसने अपनी माँ का मुंडन, माँ के लिए मुंडन कर दिया या पिता के लिए मुंडन कर दिया, वो 1 साल तक, वर्षी होने तक किसी भी देव मंदिर में नहीं जा सकता है, उसका फीता नहीं काट सकता है। हमारे भीमताल के विधायक ने अगले दिन पीपलवानी था, दूसरे दिन छोटा कैलाश, इतना बड़ा भगवान शिव की तपोस्थली, महिलाएं शिव की जटा से गंगा जल लेके आ रही है, वो कलश के पीछे खड़े होके गंजी खोपड़ी में, क्योंकि बालू के नहीं थे, तो उस पर फीता काट रहे हैं। तो ये बेशर्म लोग हैं और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इसी तरीके से सामाजिक बहिष्कार मुझे लोगों ने बुलवाया, कहा कि आप यहाँ आओ, मीटिंग करते हैं कि ये राम सिंह कड़ा ऐसा कर गया। अब मैंने कहा यार चलो, एक बार गलती में कर दिया होगा, कोई बात नहीं, हो गया या ध्यान नहीं रहा होगा, एक बार आदमी, कई बार हमसे भी गलती, कोई नजरअंदाज करना चाहिए। किसी के पीछे पड़ना रात दिन अच्छी बात नहीं है, मैं ये अपना भी मानता हूं, क्योंकि आप अपने लक्ष्य, हम संघर्ष के दौर पर चल रहे हैं, उस पर चले। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बेशर्म बन के लगातार ऐसे मंदिरों में घुस रहे हैं और अब समय आएगा कि जब उनका सामाजिक बहिष्कार करके पहाड़ के धर्मशास्त्र का ज्ञान कराया जाएगा। मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाएगा ऐसे लोगों को। भाई हम पूजा कर रहे हैं, हमारे यहाँ ये बांधा जाता है, कलावा बांधा जाता है, टीका लगाया जाता है, शंख पुकारी जाती है। आप शंख के उसके सारी पूजा कैलाश की जो है आपने अशुद्ध कर दी। और उसमें जो पुजारी लोग जो भी फीता कटा रहे थे, उनको भी भगवान इसकी सजा देंगे। मैं ये खुले आम से कह रहा हूँ, इससे बड़े पीड़ा में लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा, मैंने कहा चलो क्या सामाजिक इसका बहिष्कार करना। इसी तरीके से इन्होंने हिंदू सम्मेलन भी, इन्होंने हिंदू को हिंदू रखा कहाँ? इन्होंने तो हिंदू बांट दिए, अगड़े में, पिछड़ों में, छोटों में, बड़ों में, एससी में, ब्राह्मण में, ठाकुर में, वैश्य में, सारे हिंदू समाज को बांटने में याद आ गई, यूजीसी नाम से एक एक्ट आया है, शायद आपको संज्ञान नहीं होगा। उसमें भी पहले तो एससी एक्ट ऑलरेडी लगा था। मैं पनीर जी जानना चाहूंगा, अब छात्रों के ऊपर भी कॉलेजों में यूजीसी लागू हो गया
उससे भी फूट पड़ना शुरू हो गई, वहां पर भी बढ़ना शुरू हो गया। तो ये क्या आने वाले युवाओं के लिए घातक सिद्ध नहीं है? नहीं, सिद्ध है नहीं है, ये मेरे स्तर का इतना बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली बकने वाले, अंबेडकर अंबेडकर कहने वाले यही अमित शाह हैं, जिन्होंने संसद में बयान दिया। आपको याद रखना होगा, ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण लागू किया, उस आरक्षण का विरोध करने वाले। मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या कानून लाए, क्योंकि जो संसद सदस्य होता है, विधायक है, मैं तो कुछ हूं नहीं, मैं तो उस सीढ़ी में अभी पहुंचा नहीं हूं, मैं तो संघर्षों का एक जनक हूं, मेरा संघर्ष का लंबा इतिहास। मैं ये कह रहा हूं कि जो पिछले कानून थे, उन्हीं कानूनों का आप पालन करा देते तो आपको कुछ कानून लाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कानून का ये कुछ पालन कराते नहीं है, लोगों को प्रोपोगंडा पीट के वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं। और उस राजनीति में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म के मार्ग पर चली है, जो अत्याचार के मार्ग पर चल रही है, ये अंतिम कील साबित होगी। राह देखिए सूर्य की, होगा नया प्रभात, धर्म जूझने जा रहा है धर्म के साथ। हम अधर्म के खिलाफ हैं, चाहे वो कोई भी हो। अगर किसी को भी कोई संविधान में व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के हम खिलाफ नहीं है। लेकिन किसी अंबेडकर जैसे व्यक्ति को आप गाली देके संसद में अंबेडकर अंबेडकर, मैं तो ये कहता हूं कि जो भाई हमारे दलित हैं, पिछड़े हैं, जिनका आज भी विकास नहीं हुआ, उनसे कहना चाहता हूं कि आपको ये बरगला नहीं सकते हैं, कि आपको वो ये समय याद रखना पड़ेगा। जो हमारे भारत का संविधान, भारत में उसको भगवान के रूप में अंबेडकर, गांधी जी के बाद अंबेडकर का नाम भी आता है संविधान लिखने में, तो अंबेडकर को आप कहते हो अंबेडकर 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 अंबेडकर। अच्छा पन्नू जी, एक बात जानना चाहूंगा, उत्तराखंड में ही कुछ ऐसे विधायक हैं जो 5 बार, 6 बार, 3 बार, 2 बार, कई बार के विधायक हैं। क्या अभी एक मुद्दा बीच में चला था कि जो एक बार का विधायक होगा उसको तो पेंशन ठीक है मिलेगी, जो 6 बार का उसको 6 बार मिलेगी। क्या उत्तराखंड में, एक तो वैसे कर्जे में है हमारा, भाई इतना बड़ा कहते हैं जी स्रोत नहीं है, स्रोत तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अगर हम एक्चुअल में जाएं तो कई आंकड़ों में कई लाख करोड़ के नीचे उत्तराखंड दबा हुआ है, हर आदमी के ऊपर कई लाख रुपए कर्जा है। क्या विधायकों को अपना पेंशन नहीं छोड़नी चाहिए, या इतने जो अभी भी देख रहा था मैं 10-15% फिर से उनके मासिक भत्ते दुनिया भर के बढ़ गए, कई सुविधाएं बढ़ गई, हर साल बढ़ जा रही है, लेकिन इधर आम आदमी के लिए उल्टी चीजें घट रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, ये उत्तराखंड राज्य में विधायक की जो पेंशन है, मैं तो ये कहता हूँ छोटा राज्य है, ये सेवा भाव कहते हैं ना, हम बहुत बड़े जनसेवक हैं, इनकी पेंशन होनी ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि विधायक नीति भी खत्म हो रही है, भ्रष्टाचार की जड़ी यही है दोनों चीजें। ये पेंशन जो है, इनको लालच है, ये अपनी 4 पीढ़ियों के, मैंने बोला ना 4 हवेली बना ली, वो हवेली का हिसाब कौन देगा? कहां से आई हो हवेलियां भाई, बताओ तो सही। हम तो पूछते पूछते थक गए, कोई बताने को राजी नहीं है। सरकारी जमीनों पर कब्जे किसने कर लिए? हल्द्वानी में इतने तमाम सरकारी जमीन है, मैं वो चिट्ठे खोलना नहीं चाहता हूँ। अब तो ज्यादातर विधायकों के होटल है ही है अनुमानों में, 1, 2, 4 भाई हमारे विधायक जी के खुद कितने, भीमताल में 2 होटलों का तो मेरे पास उनकी पत्नी के नाम है, मेरे पास खुद पता है। वो एक गाना चला भीमताल में, रामदाई का होटल है, वो गाना जहां जाते हैं वो मैं नहीं चलवाता हूँ, और जहां वो जाते हैं वहां उससे पहले वो गाना लोग चला देते हैं, और लोग चलाते हैं या हकीकत भगवान कोई शक्ति देता। तो मैं जैसे पहुंचता हूं तो मेरा सिर दर्द होने लगता है कि यार कहीं ये ना सोचे इसने तो नहीं चलवा दिया, तो मैं कई बार बच के निकलता हूं। तो ये अकूत संपत्ति कहां से आई, इसका हिसाब देने के लिए इनको अपनी भगवान से डरो, और तुम्हारी औलादों को जवाब देना पड़ेगा। और तो मुझे तो लगता है कि कलयुग में, लोग कहते हैं कि कलयुग है, कलयुग में बहुत जल्दी रिजल्ट सामने आते हैं, बहुत जल्दी लगता है। और 2027 से चुनाव से पहले इनका अंत, इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी। ये मान लीजिए जो भी इस तरह के भ्रष्टाचारी, मैं आपने पेंशन का सवाल उठाया, मैं तो कह रहा हूं कि उत्तराखंड राज्य में विधायकों के लिए भाई इससे बढ़िया सरकारी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, हम अभी बरेली रेफर करा के आ रहे हैं, दिल्ली रेफर कराते हैं, तमाम कराते हैं। सुशीला तिवारी पे उतना पैसा लगा दो ना, इनको पेंशन देने की बजाय। क्या जरूरत पड़ी है? कोई गरीब है क्या? अच्छा ये गरीब है क्या? गरीब से, ये गरीब के बेटे से ये हवेलियों वाले बन गए भाई। अब क्यों इतना वो कर रहे हो, इतना भ्रष्टाचार कर रहे हो? ऊपर वाले से तो। अच्छा पन्नेरू जी, एक बात पूछनी थी, क्या विधायकों को अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल, अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहिए, ताकि आम जनता का विश्वास और सरकारी चीजों पे बने? स्कूल तो बंद होते जा रहे हैं सरकारी, आपके पहाड़ में तो बहुत सारे स्कूल जो है बंद हो चुके हैं, सरकारी हॉस्पिटलों की हालत आप देख ही रहे हैं, मुझे सिर्फ उसके बुखार तक सीमित रह गए। मुझे ऐसा
मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सवाल करना अपने आप में बेईमानी है, क्योंकि जब ये स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने की बजाय जो स्कूल खुले थे हमारे विधायक जी के यहाँ, राम सिंह कड़ा जी के यहाँ कड़ा गांव में, वो स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। वो लगातार उनके पार्टी के ब्लॉक प्रमुख भी चिल्ला रहे हैं और लोग भी चिल्ला रहे हैं। हमने भी उठाया मुद्दा कि भाई वहाँ स्कूल में तो वो स्कूल ही बंद हो गया। सारे स्कूलों के अब कुछ टीचर आए हैं इस बीच, मैं सत्यता को, कुछ टीचर आए, लेकिन उससे शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आने वाली नहीं। तो ये बात बताओ, जिसका घर नहीं वहां पे, जिसका घर नहीं है वहां पे, वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे भैया, कहाँ रखेंगे? ये समझ नहीं। मेरे पर भी सवाल पूछ सकते हो कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। देखो, मेरे भी वहां नहीं पढ़ते, इसको सच्चाई में कहने में मुझे कोई दो राय नहीं, लेकिन शुरुआत किसको करनी पड़ेगी? हाँ, जब सुविधा नहीं होगी तो जाहिर सी बात है। नहीं, शुरुआत विधायक करेगा ना, विधायक करेगा। तो मैं मजबूरी में पढ़ाऊंगा। अब मैंने घर बनाया, मैंने डालगंडिया में घर बनाया, तो भाई तू भी बना ले एक कड़ा गांव में। मैं तो बार बार सवाल करता हूँ, पिछली बार भी शायद मैंने कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि भाई कड़ा गांव में अपने रहने के लिए एक बढ़िया सा होटल वहां भी बना ले, ताकि लोग बेचारे कोई उसमें बैठने आएंगे, कोई चाय पिएगा, तुमको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। कड़ा गांव में एक बढ़िया सी बिल्डिंग हो जाएगी, अच्छा सुझाव है। कल को भले ही उसको बुराई के रूप में लग रही होगी, कल को उसके बच्चे जाएंगे तो उसे गाँव वाले कहेंगे यार हरीश पन्नेरू के कहने पर इसने बेचारे ने बना लिया। मेरे कहने पर उसने बहुत सारे काम करे हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए। तो मैं कहता हूँ भाई अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये नेताओं को, मैं खाली आप ही के यहाँ के विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे आसपास की विधानसभा में भी ऐसे विधायक हैं, मतलब नैनीताल जिले में तो खास करके हैं ही, और भी जगह के हैं। मतलब इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? और वो जनता की भी हिम्मत की दाग देता हूं। वो पूरे 5 साल आप अपनी खाली एक विधानसभा किस्सा बता रहे हैं, ना तो कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई एजुकेशन है, हब है, सारा जीरो होता जा रहा है। और फिर 5 साल सीना चौड़ा करके वोट मांगने जाते हैं और जीत भी जाते हैं। मैं तो धन्य करूं आम जनता को भी, पता नहीं क्या वही चमत्कार करती है यार भगवान। देखो, ये इतनी हिम्मत नेता कहां से लाते हैं? चमत्कार कुछ नहीं है, ये छल प्रपंच का एक मकड़ जाल है। और आपने देखा होगा जब जादूगर आता है तो कई बार वो दिखा देता है कि गला कट गया और जनता कहती है अरे हाँ गला कट गया, और वो कहता आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा भी गला कट जाएगा, तुम आगे मत बढ़ना, हाथ मत बांधना। तो मुझे लगता है इस तरह से तंत्र विद्या करके जनता को धर्म की राजनीति में फंसाकर ये चुनाव जीत जाते हैं। और जब चुनाव जीत जाते हैं तो मैं लोगों से, कई बार मैंने भीमताल में लोगों से कहा कि जब तुम खाली पैर पकड़ के तुमको वोट ही देना है तो कोई तुम्हारे लिए काम क्यों करेगा? 4 करोड़ रुपया विधायक निधि भीमताल के विधायक की सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। और लोग सड़क के लिए आप कर रहे हो भवाली, अरे भाई तेरे पास 4 करोड़ रुपए पड़े थे, वो खोटानी भवाली वाले पर ही दे देता, अपने पास से ही बना देते, अपने पास से ही बना देता। वो पैसा सरकारी पैसा है, अरे वो क्या इनके किसी के घर का है क्या? वो जनता के टैक्स का पैसा है। भाई तुम कोई अनोखे विधायक थोड़ी हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी विधायक निधि खर्च नहीं कर पा रहे हो, तुमको इसका जवाब देना ऐसे विधायक तो कोई भी हो, मतलब अगर वो अपनी विधायक निधि नहीं खर्च पा रहा, उसको दोबारा टिकट पार्टी भी कैसे दे दे रही है? वो पार्टी के लिए भी सभा की बात है। और कहते हैं हमारा काम बोलेगा, काम बोलेगा। वो लोग एक कोई वो फेसबुक वाला है, वो डालता काम बोलेगा टूटी हुई सड़कों की। अरे भाई तुम्हारा काम कहाँ बोला? ये 4 करोड़ रुपए तो खर्च कर लेते, वही खर्च नहीं हुए, वही खर्च नहीं है। तुम तो पैसा मांगते कि मेरे पास और पैसा कम है। अब तो तुम्हें सरकार भी पैसा नहीं देगी। पहले तो सरकार वैसी बेकार है भारतीय जनता पार्टी की, अब तो और नहीं देंगे। कहेंगे विधायक जी पहले वो जो 4 करोड़ विधायक निधि का बचा है उसको खर्च कर लो, तब मुझ पर नया प्रस्ताव लाना। वो रोज डालता है कि मैंने ये सड़क पास करा दी, ये सड़क पास करा दी। और 10 साल से भाई साहब मेरे कान पक गए, मैं रोज फोटो मुख्यमंत्री और जाने कौन कौन होर्डिंग ही दिखते हैं। और किसानों से कह रहे हैं, धारी रामगढ़ भीमताल के किसानों से कह रहे गन्ने वो क्या फसल बीमा का पैसा मैंने दिला दिया। वो पैसा आज तक 9 सालों में एक बार भी उनके साथ न्याय नहीं कर पाया। उनको फसल बीमा, जिनकी फसल बर्बाद हुई, उनके फसल बीमा का पैसा नहीं दिला पाए। तो इस तरह के विधायक और फिर बेशर्मी देखिए, इतना नाकामी होने के बाद भी फिर भी ताल भर रहे हैं कि मैं 2027 में फिर से मैं चुनाव लड़ूंगा और लोगों का नाम। अरे भाई तुम किस उसमें, तुम देखो तुम्हारा इतना कुछ हो गया, अब तो कुछ तो ऊपर वाले से डरो, अपने माँ बाप से डरो। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, तुम वहां उस माँ पे भी जो है राजनीति तुम्हारे लिए बड़ी होगी, माँ छोटी होगी। तो ऐसे संस्कार हमारे तो नहीं है, पहाड़ में ऐसे संस्कार होंगे भी नहीं किसी के। हमको जो हमारे शास्त्र कहता है, वो शास्त्र विद्या के अनुसार माँ बाप, माता पिता, गुरु देवता, और जो इनका सम्मान नहीं करे। हमारे एक गुरु जी थे, इनके लिए कहते थे, मैं उनको कोई लपेट नहीं रहा, उनके पर इसलिए कह रहा हूं कि मैं भीमताल पर ज्यादा फोकस किया और मैं इसलिए उनके कारनामे खोल रहा हूं कि माता पिता गुरु देवता। वो किसी ने, हमारे गुरुजी उनके शासन के एक वो थे यहाँ पीसी तिवाड़ी, और स्वर्गीय हो गए। वो कहते थे पनेरू, मैंने एक दिन कहा गुरुजी ये सब फर्जी छात्र नेता। बोले फर्जी नहीं, एक तेरे वो उगल कांटा का है, उसको कहते डफर।
इंग्लिश में शब्द सिखाया, बोले फर्जी मत कहा कर, डफर कहा कर। तो क्या मतलब ऐसी, मैं एक उसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी वो गणेश जोशी को देख लो, वो प्रेमचंद अग्रवाल को देख लो, वो कुंवर प्रणव चैंपियन को देख लो। अरे भाई तू किसी के साथ गया, कहीं गया, वो अब उन पर लगा रहा है, चले तुम्हारे में हिम्मत है तो मुझसे कहो ना, मुझसे करो सवाल। वो जबरदस्ती कुरानी बात, आप और मैं बैठे हैं कहीं, आपने मैंने चाय पी ली, ये कहने की कोई बात होती है? ये नीचता की हद है, ये नीचता, ये नीचता की हद है। पहली बात तो आप गए क्यों? आप उससे ज्यादा नीच है, आप किसी की गोपनीयता को भंग कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? और वो भी झूठा अनर्गल गोपनीयता भंग कर रहे हैं, एक प्रोपोगंडा बनाकर। तो ऐसे लोगों को कौन सबक सिखाएगा? वो वैसे करते हैं, मैं आप क्या बताऊं, एक तरफ बंदूक होते, एक तरफ कुर्सी में नाकते, एक तरफ लड़की होती है। तो ये हमारी संस्कृति है। पन्नेरू जी, एक बात और पूछनी थी, क्योंकि अब बार बार फिर बात आती है, क्योंकि आप नेता है और राजनीतिक पार्टी से हैं। अब 27 मेन आपका देखो, हर आदमी का लक्ष्य होता है जनता की सेवा तभी करूंगा जब आपके पास होगा ही नहीं भाई, अथॉरिटी आज आपके पास है नहीं, आज तो अपने जैसे भी कर सकते हो जुगाड़बाजी से अपने आम जनता को, बेचारों को भाई हेल्प करने की कोशिश करते हो। सत्ता आएगी, आपके पास कुछ होगा, तभी आप जनता का रियल जो उत्थान होता कर पाएंगे। एक बात जानना चाहता हूं, बहुत कम समय रह गया है, आपके दो बड़े नेता हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, कहीं भी फाइट लड़ते हुए इस समय 27 को तो कहीं नहीं, कहीं से कहीं तक लग रहे कि उनकी फाइट देखते हुए कि 27 की तैयारी कर रहे हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें, छोटा नेता भी वो अपना, चाहे उनका जो भी एजेंडा है भाई, नेतागिरी में तो सबका एक उद्देश्य होता है, और वो पूरी तरीके से हर लेवल पे तैयारी पे लगे हैं। आपके नेता कहाँ सोए हुए अभी तक? नहीं, हमारे नेता नहीं सोए इस उम्र में। यशपाल आर्य जी और हरीश रावत जी जो लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो एक अंदर ही अंदर कार्यकर्ताओं के अंदर गोपनीय तरीके से फौज तैयार कर रहे हैं और बड़े चिंतित हैं। और 2000 में मुझे ऐसा लगता है कि 2027 में हमारा जो सामूहिक नेतृत्व है, वो दो हमारे शीर्ष नेता हैं, उनके अलावा भी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रीतम सिंह जी है, करण मेहरा जी है, और या जो और भी जो हमारे नेता हैं, सबके सामूहिक नेतृत्व में हम 2027 की पारी को जीतेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं एक कांग्रेसमैन होने के नाते, लेकिन मैं अपना भविष्य तो निश्चित नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता इस बार परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन जब जनता चाहती है तो नेता का भी उत्साह बढ़ता है। अंदर खाने बातचीत चल रही है, सारी तैयारियां चल रही हैं सारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अभी मैं उनके किस्से जो आपने पूछा कि दिखाई नहीं दे रहे, बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देना ही इस टाइम इन राक्षसों के टाइम में अच्छा है, नहीं तो फिर वही जादूगर वाला पुटरी लेके आ जाएंगे। तो हम तैयारी कर रहे हैं। मुझे एक किस्सा याद आता है, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात एक ऐसा छल प्रपंच रचा जिसके कारण हम जातिगत उन्होंने समीकरण, हिंदू और मुस्लिम का जो कार्ड फेंका, उसके कारण मुझे लगता है कि हमको कहीं ना कहीं थोड़ा बैक पर आना पड़ा। लेकिन 2027 के चुनाव में जब जनता का रैला आता है, जनता जब चलती है, जनता आती है शासन खाली करो वाला, मुझे लगता है कि जनता के अंदर आक्रोश है, और जनता अगर इस आक्रोश को वोट में तब्दील नहीं करेगी तो उत्तराखंड के इतिहास में अत्याचार दमन का जो देवभूमि कहा जाती है ना, इसको दमन भूमि के रूप से जाना जाएगा। इसलिए मैं प्रत्येक उत्तराखंडी को सचेत करना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी रगों में पहाड़ का पानी, पहाड़ का खून और पहाड़ की जवानी बह रही है तो अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोलो, और ये जो अत्याचारी है इनको सबक सिखाओ। पहाड़ की इस समय वर्तमान में सबसे बड़ी पीड़ा, एक पहाड़ी होने के नाते, एक राज्य आंदोलन होने के नाते, उत्तराखंडी होने के नाते, क्या है आपकी इस समय? नहीं, मेरे तो सबसे बड़ा, मैं क्या पीड़ा बताऊं, पूरा शरीर ही छलनी है, दर्द बयां कहां से करूं। एक पहाड़ी गाने में अद्भुत बयां करो, क्योंकि आप अच्छे लोग, कभी कभी लोग गायक जैसे होते हैं, अपनी पीड़ा गानों के द्वारा भी मैंने बहुत बार सुना। सते फिर जो प्रजा लोगो, राजा को राज है जो, प्रजा को सुख है जो, यो मेरी सतह की आवाज रे जो, भल है जो मेरी आवाज हो, चारे धामन में चारे खामन में। हे इंद्र देवता, हे पंचनाम देवो, हिमालय दर्द से कहरा रहा है, और ये जो हमारी डंगेरी की धाद है, ये धाद बहुत पीड़ादायक है। आप इसके उसके मार्मिक क्षणों को सुनेंगे तो एक डंगरेया जब नाचता है, राजा को राज है जो, राजा को राज मिल जाए, प्रजा का जो दुख है वो हर जाए, और सत फिर जो भल है जो प्रजा लोगो सबों भल हो जाए।
हम यही परिकल्पना करते हैं, यही हमारे पहाड़ की संस्कृति है। और रजा राज न हो जो जान ले प्रजा शोक न हो, चारे खाम चारे धाम जो जान ले हम चारों दयाल है जो मालिको। यही मैं प्रार्थना कर सकूं, क्योंकि गाना तो कई बार गाते हैं, लेकिन ये नई पीड़ा आपने कई बार दर्द मेरे ऐसे फिर बयां होते हैं, फिर मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि इतना दर्द मैंने कभी, मतलब मन में आंसू आते हैं। मैं कोई राजनीतिक लालसा से नहीं कर रहा, मैं भीमताल में भी आया तो इसलिए आया हूँ कि लोगों को लगा कि अब इस अन्याय के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं। जैसे महिषासुर राक्षस का वो चल रहा था, राज रावण का चल रहा था, सेना कितने पुत्र रावण के थे, कितने वो थे, तो लोगों ने सोचा कौन बोलेगा, तो हमको भगवान ने शक्ति की, हरीश पनेरू बोलेगा। जनता का देखिए, हमने भी पनेरू जी आपको इसीलिए बुलाया है, ऐसे तो बहुत नेता है, आपके पास अभी कोई पद नहीं है, ना मैं कहूं जी आप कोई बहुत बड़ा आपका हो रहा है, लेकिन जो पीड़ा आप में दिखती है एक उत्तराखंडी होने के नाते, चाहे हमें लोग माने ना माने, वो जाता है ना, टेका लग जाता है कि सिर्फ पंत जोशी यही लोग पहाड़ी है और अदर लोग जो है पहाड़ी नहीं है, और हमारी तो जन्मभूमि यही है। बाकी तो भाई कर्म प्रधान होता है, जात में क्या रखा है। पहाड़ों कई पहाड़ी जो पीछे ओरिजिनल अपने को पहाड़ी बोलते हैं, उन्होंने लूट खसूट के खा दिया उत्तराखंड को, बड़ी पीड़ा होती है सुनकर। आपको बुलाने का मकसद यही है कि उत्तराखंड को आवश्यकता है ऐसे दीवाने की, ऐसे पागलपन की इस समय जरूरत है राज्य के लिए, राज्य के लिए, राज्य के लिए। मुझे डंगरिया का बार बार वही आता है, गाई को गौराश बंद है गो, घशारी को पट बंद है गो, पानी को नौला सुखी गई, हे पंचनाम देवो। ये बार बार मन में पुकार कर रहे हैं, पुकार कर रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ आपके भाव, आप ये ऊपर वाले से पुकार कर रहे हैं न्याय की। गाय को गौराश बंद है को दाजी को, घसारे को जान बंद है को, बाघ ने महिला को खा दिया, आप पीड़ा कह रहे हो, लोग इलाज के कारण तड़प रहे हैं। मैं कितना दर्द करूं, मैं कुछ बता नहीं सकता हूं, लेकिन हे पंचनाम देवो, हे लोकचुई लोकाम, हे गुरु गोरखनाथ, बार बार प्रार्थना करते हैं। ये हिमालय का जो मस्तिष्क है, भारत का जो मस्तिष्क है, ये दर्द से करा रहा है। मुझे लगता है शिव आएंगे, प्रकट होंगे इस कैलाश से, और अन्याय। एक अंतिम सवाल से समापन करते हैं। अगली बार तो विधानसभा सत्र नहीं आएगा गैर शहर में, ये अंतिम विधानसभा सत्र है इस वाली मतलब सरकार का। अगली बार कौन क्या आएगा तो वक्त बताएगा। इस बार ऐतिहासिक होना चाहिए कुछ फैसला ऐसा, क्या हरीश पनेरू जी इसके लिए इतिहास पलटने के लिए कुछ दम भरने को है? नहीं, हरीश पनेरू इस बार मैंने कभी सत्ता की राजनीति नहीं करी। लास्ट सवाल आपको कम शब्दों में यही कहूंगा, भीमताल की जनता 2027 का चुनाव लड़ेगी और हरीश पनेरू उसका नेतृत्व करेंगे। परिणाम, क्योंकि कौरव रूपी जब सेना होती है तो लोगों को लगता नहीं कि कौरव कभी हार सकते थे, पांडव भाई जीते। इसी तरह रावण के राज का भी अंत राम जी ने किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे अंदर से पुकार आ रही है, जो महिलाओं का प्यार मिल रहा है, जो जनता अपार जनशक्ति मिल रही है, आप जैसे लोग मुझे स्टूडियो में बुला के इस कुर्सी में बिठा के इतना बड़ा इंटरव्यू करते हैं, यही मेरी सफलता की सीढ़ी है, यही मेरी सफलता की कुंजी है। और जनता का जो दर्द है, मुझे ऐसा लगता है कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाएगा। हरीश पनेरू कभी झूठ फरेब भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं करेगा। मुझे लगता है कि इस बार सफलता निश्चित रूप से, भीमताल गोलजी विचार कर रहे हैं, निश्चित रूप से सफलता, चाहे पार्टी टिकट दे ना दे, हरीश पनेरू मुझे जनता टिकट दे चुकी है। 4 सालों का मेरा संघर्ष है, और जब जनता टिकट देती है तो पार्टी टिकट देती है, और जनता का टिकट महत्वपूर्ण होता है। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे लगता है कि इससे बड़ी कुछ कहना भी नहीं। और पार्टी भी निश्चित रूप से मेरे संघर्ष को और मेरी योग्यता को, मेरी जो गरीबी को, मेरे पूरे नैनीताल उधम सिंह नगर के इतिहास को उठाकर देखेगी, तो मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर कोई ऐसा अन्यायी अत्याचारी पुरुष कांग्रेस में नहीं है जो हरीश पनेरू का आशीर्वाद ना दे। हरीश पनेरू को सब कांग्रेस में प्यार करते हैं, और कांग्रेस पार्टी नहीं, आपको भारतीय जनता पार्टी वाले की भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। वो पहाड़ी करता है, जो पहाड़ का दर्द समझता है वो किसी भी पार्टी का। नहीं, मैं कल ही मैं आपकी बात है, कल ही मुझे यहाँ वो भगत जी मिल गए, मुझे जोगिंदर रौतेला जी मिल गए, तो उन्होंने मुझे फोटो खिंचाने के लिए बुलवाया। बोले तुम्हारे को तो हम धन्यवाद देते हैं। प्यार है, प्यार। पीठ थपथपाई। बल्कि भगत जी मजाक कर रहे थे कि यार सरकार तो हमारी आएगी। मैंने कहा दादी मैंने कभी सरकार की राजनीति नहीं करी। तो जोगिंदर रौतेला ने कहा यार भाई हमारे पहाड़ की शान हो, तो मैं उनका भी
ऋणी हूँ। उन्होंने 100 लोगों के बीच में कहा, ऐसे अजय भट्ट जी हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अरविंद पांडे जी हैं, और तमाम ऐसे पासी जी हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे मेरे बहुत धामी जी भी मेरे संघर्ष को, वो अलग बात है कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार हो रहा है, लेकिन मेरे संघर्ष को वो जानते हैं कि हम गलत कौरवों की सेना में, हम रावण की सेना में, लेकिन सत्य हरीश पन्नेरू के साथ है, वो जानते हैं। इसलिए सत्य के सामने टिकना बहुत मुश्किल काम होता है, और जो सत्य से टिकेगा वो नुकसान अपना ही करेगा। मेरा कुछ नहीं जाना, मैं तो भाई कुछ नहीं है मेरे पास खोने के लिए, पाने के लिए सारा जान है, जनता का आशीर्वाद है। और 2027 में मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपको उत्तराखंड में होगा, सूर्योदय भीमताल, बिल्कुल बिल्कुल, और नया उसमें जो भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, जो वहां के ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर संकल्प से हम काम करेंगे। आप विधायक भी बन गए, मान लीजिए आपकी सत्ता भी आ गई, पहले 3 काम आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए वो एक दूर का प्रश्न है, क्योंकि वो मेरे दिमाग में विजन है। हम नारायण दत्त तिवारी जी के शिष्य रहे हैं, और नारायण दत्त तिवारी जी कभी बोलते कम थे कि मैं ऐसा करूं। वो तो खैर देखिए, वो उनका तो हमने उनके विकास पुरुष, हम जब एक छोटे से राज्य मंत्री नॉमिनेट होके हम डालगंडिया में हॉस्पिटल खुलवा सकते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बैठा सकते हैं, हम स्कूल का उच्चीकरण करा सकते हैं, हम छिड़ाकान मिडार रोड बना सकते हैं, हम लॉर्ड डोबा गोनियारो वाली सड़क बना सकते हैं, हम तमाम हॉस्पिटल ओखलकांडा में खोल सकते हैं, हम तमाम काम एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में कर सकते हैं। जब विधायक जनता बनाएगी तो मुझे लगता है कि कामों की कोई विजन की, विकास की आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। हमारे पास हरीश पन्नेरू का लक्ष्य है, हमारी फाइल में ये नहीं है कि इसमें से कौन भ्रष्ट, हमारी फाइल पे तो यह है कि भाई ये काम करना है, हमें तो ये पता है, हमें नुकसान। आपसे एक लाइन, एक गाना सुनना चाहूंगा, आपके मुंह से बड़ा अच्छा लगता है, आप उससे दूर भागते हैं, लेकिन आपके अंदाज में रामदई का होटला, मजा आ जाएगा आपके उसमें। मैं रामदाई का होटला तो गाऊंगा, लेकिन अब आपने गाने की बात छेड़ दी तो मैं पहाड़ की पीड़ा के ऊपर एक गाना बना। त्योरो पहाड़ मेरो पहाड़ रय दुखों को त्योरो पहाड़, त्योरो पहाड़ मेरो पहाड़ रय दुखों को त्योरो पहाड़। अफसरों ने लूट पहाड़, नेताओं ने चूस पहाड़, ठेकेदारों ने फोड़ो पहाड़, त्योरो पहाड़ मेरो पहाड़। ग्वावन गुस्सा घेरने बाढ़, ग्वावन गुस्सा घेरने बाढ़, त्योरो पहाड़ मेरो पहाड़ रय दुखों को त्योरो पहाड़। रामदाई का होटला, रामदाई का होटला नैनीतालई मां, रामदाई का होटला अभिनीतालई मां, रामदाई का होटला अभिनीतालई मां। हेरी हेरी कांची लागू, हेरी हेरी कांची तू, रामदाई का होटला भीमीतालई मां। मजा आ गया सर, मजा आ गया। रामदाई का होटला नैनीतालई मां। क्या भाव है। और आपने इससे पहले वाले गाने में तो खैर उत्तराखंड की सारी पीड़ा बोल दी, इसी के लिए आप जाने जाते हैं। मैं तो, आप तो पॉडकास्ट दे रहे, मुझे ऐसे जब उत्तराखंड से जुड़े हुए सवाल पूछता हूँ ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं अंदर से, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या जो कर दें, जैसे आजादी के लिए उन देशभक्तों ने करा था ना। तो उत्तराखंड, क्योंकि मैं जंगलों से बहुत प्यार करता हूँ, इस समय पूरे जंगल कट रहे हैं। आपका धन्यवाद है, आप पहाड़ की पीड़ा को उठा रहे हैं, और मुझे मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो देने लायक तो मैं कुछ हूं नहीं, लेकिन एक मन की जो फीलिंग है, मन का जो हृदय से जो भाव निकल रहे हैं, जो रेज निकल रही पॉजिटिव, कि भगवान आपको भी जरूर कुछ ना कुछ ऐसे उस पर पहुंचाएं कि आप उत्तराखंड की पीड़ा को हमेशा उठाते आए, और ऐसे लोगों को मंच दें। इस टाइम जो लोकतंत्र और जो लोगों के अंदर एक काकस लावा भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा, सरकार भी तुम्हारा, सच को झूठ लिख दो, झूठ को सच लिख दो, सरकार भी तुम्हारी, तो इसके खिलाफ जो हिम्मत कर रहा है उसको मैं आप दैव्य पुरुष। ये जागरूक नागरिक का फर्ज है, और होना चाहिए। पढ़ा लिखा होने इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत बड़ी डिग्रियां लेकर के बहुत बड़ी पोस्ट ले ली। अगर आप समाज के अवेयरनेस के साथ काम नहीं कर रहे हैं,
दुख को नहीं समझ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है उससे अच्छा तो अनपढ़ होना ज्यादा बेहतर है। और मेरा जो फर्ज है जितना मुझसे हो सकता है, पनेरू जी, मैं ऐसा नहीं है, मैं कहता हूँ ना भगवान कुछ पागलों को चुनता है, तो मैं उसमें से एक पागल हूँ। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मेरी बीवी भी कहती है, और मैं खुद में भी कसमें खाता हूँ कि आज के बाद ये नहीं करूंगा। ये पता नहीं, आप पागल नहीं हो, आप सोच लो कि साक्षात देवभूमि के आए हुए एक महापुरुष हो। एक आपके माता पिता को धन्यवाद दो जिन्होंने आपको जन्म दिया कि बेटे तू सच्चाई की आवाज को उठाना, वरना क्या आज की तारीख क्या पढ़िए किसको। आज गोदी मीडिया में कोई किसी की, मैं एक अधिकारी के यहाँ गया, इंटरव्यू लंबा हो रहा है सचिवालय में, मेरे परम मित्र IAS सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा पनेरू जी काम करा लो, फोटो मत खिंचाना। तो इतना डर, इतना भय मैंने कभी देखा नहीं। ये लोकतंत्र में क्या हो रहा है, आजादी में क्या हो रहा है। उस अधिकारी के वचन थे कि नेताजी फोटो मत खिंचाना, मेरी डांट पड़ जाएगी। पनेरू के साथ बहुत बड़ी बात है ये। तो ये मैं उस आदमी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ईमानदारी से जो भी दर्शकों तक मेरा इंटरव्यू पहुंचाइए कि भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, मुझे उस अधिकारी ने कहा, मैं उसका नाम नहीं बता सकता हूं। उसने कहा मैं समझ सकता हूँ कि दर्द, मतलब कितनी पीड़ा, अधिकारी किस क्राइसिस में और कैसे फ्रस्ट्रेशन में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कितनी प्रताड़ना है। क्योंकि भ्रष्ट तंत्र है ना, भ्रष्ट तंत्र है, लूट तंत्र है, खसोट तंत्र है, अन्यायी तंत्र है, लुटेरा तंत्र है। इसके बारे में जितना कम पड़ जाए, मैं तो ये कह रहा हूं कि इनके लिए पता नहीं हिमालय की जनता को क्या होगा, उत्तराखंड की जनता को क्या होगा। इनको तो एक समय आएगा देखना, मैं अपनी आंखों से देखूंगा। मैं तो कह रहा हूं अगर पंचनाम देव होंगे, देवभूमि होगी, तो हमको ऐसे अत्याचारियों के दुर्दिन देखने को मिलेंगे। लेकिन उस टाइम हम कहेंगे यार ये संभल जाता। तो इसलिए मैं उनको बार बार चेतावनी दे रहा हूं कि आपका दुख हमारा दुख है। हम आपको, आपकी औलादों को, आपको दुखी इतना नहीं देखना चाहते हैं कि हमको भी कहा ये सुधर जाता तो ठीक होता। इसलिए भैया डरो मत, दबाओ किसी को, किसी का हक मत मारो। पनेरू जी को मैं दूसरी बार अपने स्टूडियो में बुलाया है, और दर्शकों को बताना चाहूँ, जब आप आए थे पॉडकास्ट देने, तो इन्होंने बोला था कि यार लंबा पॉडकास्ट कोई सुनता नहीं है, और ये हकीकत बात है। लेकिन क्या है ना, इतनी पीड़ा है ना, मुझे लगता है कि अगर बाध्यता न हो समय की, तो इतनी पीड़ा है कि हम शायद 4 घंटे आपस में चर्चा कर सकते हैं। अगले पॉडकास्ट में मैं आपको 2 महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए बुलाऊंगा। आज मैंने छेड़ा नहीं, वो पहाड़ की सबसे बड़ी पीड़ा इस समय है, जंगल और नदी। इन 2 को बचाने के लिए हम फिर प्रयास करेंगे एक बार, क्योंकि ये मेरी पर्सनल पीड़ा है। क्योंकि मैं देखता हूं जिस उत्तराखंड कोने में जा रहा हूं, जंगल ही जंगल साफ हो रहे हैं। तो ये मेरी एक और पीड़ा है, क्योंकि कुछ ही लोग हैं जिनसे बेबाक बात कर सकते हैं, नहीं तो लोग, मैं बहुत सारे मुद्दे हैं, लोग आ ही नहीं रहे, बच रहे। अरे नहीं यार, पहले बता दो। कल ही एक नेता के PA का फोन आया था कि पहले लिख के भेज दो, क्या पूछोगे यार, इतना बड़ा विधायक है, वो इतना डर रहा था। अरे मैंने कहा तुम भाई नहीं पूछूंगा कुछ, तुम आओ तो सही। बोला नहीं यार। मतलब सोचो क्या वक्त आ गया है कि अगर विधायक को जनता के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए अगर सोचना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे उत्तराखंड के लिए क्या हो सकता है। मैं सभी दर्शकों को पुनः धन्यवाद देता हूं। फिर से ऐसी महान और पागल, हमारी तरह पागल एक और फिर शख्सियत को इस स्टूडियो में बुलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जय भारत भाई साहब।